नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। इतनी अच्छी न्यूज़ आई है, उसके बावजूद स्टॉक नीचे जा रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों है, समझने की कोशिश करेंगे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले Q3 नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13.2% ऊपर गया है। टोटल इनकम 12.6% ऊपर गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, 7.5% की सिंगल डिजिट ग्रोथ नज़र आती है। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो वैसे ये बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, 8-10-12% के आसपास का मार्जिन रहता है। तो 11.6 से मार्जिन कम होकर 11% हो चुका है। तो रिजल्ट्स आपको कोई बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे नीचे के रिजल्ट से दिखाई पड़ते हैं। अब डोमिनोज के बारे में बात करें, डोमिनोज जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 78% का कंट्रीब्यूशन डोमिनोज से आता है। तो यहाँ पर स्टोर्स के बारे में बात करें तो स्टोर एक्सपांशन आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 जब एंड हुआ तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास 1314 डोमिनोज के आउटलेट्स थे, जो कि फिलहाल बढ़कर 1495 हो चुके हैं। और इसी क्वार्टर में 75 न्यू स्टोर्स ऐड हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक माइलस्टोन है जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए और डोमिनोज के लिए भी, क्योंकि डोमिनोज ने वर्ल्ड वाइड एक क्वार्टर में अब तक 75 स्टोर्स एक साथ कभी भी यहां पर ओपन नहीं किए हैं। तो ऑफकोर्स स्टोर एक्सपांशन बहुत अच्छा है। सिटी टाउन कवरेज के बारे में बात करें तो Q2 में 307 सिटीज़ को कवर किया था और फिलहाल ये बढ़कर 322 हो चुका है। तो यहाँ पर हमें न्यू सिटीज़ कवर होते हुए नजर आते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई पड़ती है, लेकिन एक नेगेटिव सिचुएशन भी है। क्लोज्ड रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में 15 रेस्टोरेंट हमें क्लोज होते हुए नजर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है। जनरली यहाँ पर रेस्टोरेंट एक्चुअली क्लोज होते नहीं है। आप देख पाएंगे Q2 में, Q1 में 0 था। Q4 FY21 में आपको 4 रेस्टोरेंट क्लोज होते हुए नजर आए थे। मेरे हिसाब से इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोविड की वजह से बहुत से स्टोर ओनर्स यहाँ पर आगे खींच नहीं पाए होंगे, इसलिए क्लोज करना पड़ा। और ये जो 15 रेस्टोरेंट क्लोज हुए हैं उसका भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मुझे यही दिखाई पड़ता है। लेकिन 15 रेस्टोरेंट एक साथ आपको एक ही क्वार्टर में क्लोज होते हुए नजर आते हैं, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है कि क्यों हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसके कारण स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आता है, और वो रीज़न है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डेटा बाय जुबिलेंट फूड वर्क्स। एनालिस्ट का जो एस्टिमेट था, जो कमाई होगी, उससे तो आपको नीचे की कमाई होती हुई नजर आई है, लेकिन ये नॉन डिस्क्लोजर जो हुआ है वो भी एनालिस्ट को पसंद नहीं आ रहा है। अब ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है? तो जुबिलेंट फूड वर्क्स देखिए बहुत से रिटेल आउटलेट्स मैनेज करता है और टाइम टू टाइम हर क्वार्टर आपको वो रिटेल आउटलेट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो आपको जो रेवेन्यू में ग्रोथ नजर आती है वो किसकी वजह से है? जो एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं उसकी वजह से है, या फिर वो लगातार नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से? ये पता लगाने के लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक पैरामीटर होता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, जो चल रहे हैं, कुछ सालों से चल रहे हैं, कुछ क्वार्टर्स से चल रहे हैं, वहां पर बिजनेस कितना बढ़ रहा है, ये भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लोकेशन में सैचुरेशन देखने को मिलेगा। ज्यादा स्टोर्स एट लास्ट ओपन कर ही नहीं सकते। जहां पर ऑलरेडी स्टोर्स ओपन है उनका ही बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा और उससे ही जुबिलेंट फूड वर्क्स का ग्रोथ होगा। तो ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये नॉन डिस्क्लोजर किया है, यानी कि डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने कि ये क्या डेटा है, कितनी ग्रोथ हुई है, ये डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि फिलहाल इन ब्रोकरेजेस हाउसेस को, एनालिस्ट को पसंद नहीं आ रहा है। ब्रोकरेजेस का मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि जो डिस्क्लोजर नहीं दिया है, अगर ये ग्लोबल इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल होता तो ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पर सब लोग ये नंबर देते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स ने नहीं दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला है। तो मेरे हिसाब से 3 रीजंस मैंने आपको बताया। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, तो वो एक दूसरे को एक्चुअली मेरे हिसाब से टैली कर देना चाहिए। उसके बाद 15 स्टोर क्लोज हुए हैं, लेकिन 75 स्टोर्स यहां पर ऐड भी हुए हैं। तो मेन रीजन मेरे हिसाब से यह है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर है वो क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं आती और यही अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 41.94%, जिसमें से 0.55% प्लेज है।
म्यूचुअल फंड के पास है 9.5% का स्टेक, DIS के पास 1.8%, FIS के पास ऑलमोस्ट 40%, रिटेल कैटेगरी में 7% का स्टेक है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें कंपनी नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2020 तक आपको रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आता था। अभी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, वो कोविड की वजह से समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स आप देख पाएंगे पहले से आपको नीचे आते हुए नजर आए हैं। 2019 में जो प्रॉफिट था 2020 में कम हो गया है, 2021 में और भी ज़्यादा कम होता हुआ नजर आया। तो ये भी हम मान सकते हैं कि भाई 2020 में भी एक क्वार्टर ऐसा था जिसको कोविड का हिट लगा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फिर से आपको ये कम होता हुआ नजर आया। तो रिटेल बिजनेस पे हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, लेकिन वैल्यूएशंस आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। भले ही प्रॉफिट नीचे जा रहा है, उसके बावजूद स्टॉक तो आपको ओवरऑल पिछले एक साल में ऊपर जाता हुआ ही नजर आया है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 30 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 56% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 5150 का टारगेट है, 61% का अपसाइड है, मीडियन 33% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 7% की गिरावट एक एनालिस्ट यहां पर बता रहा है। तो देखा जाए तो ज़्यादा डाउनसाइड यहां पर एनालिस्ट सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सभी एनालिस्ट ने ये कंसर्न जताया है कि ये जो सारे डेटाज हैं नॉन डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डेटा है वो क्यों डिस्क्लोज नहीं किया है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट ने स्टॉक को यहाँ पर कवर किया है। ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी यहाँ पर एनालिस्ट को तो दिखाई नहीं पड़ती है। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 108 का PE रेशियो है, 3187 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज 3.5% हमें नीचे दिखाई पड़ता है। तो PE रेशियो आप देख पाएंगे 100 के भी ऊपर है, तो क्लियरली आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम नजर आएगा। और जनरली देखा जाए तो ये जो रिटेल स्टोर्स ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, जैसे कि डीमार्ट है, टाइटन है, जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया, ऐसी जो भी कंपनीज हैं, QSR है, लेकिन एटलास तो ये भी रिटेल में ही आती है। तो ये सारे बिजनेसेस ऑपरेट करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पर प्रॉफिटेबल होना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिटेबल होती है, मार्केट उसे महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। तो अगर आप किसी भी रिटेल ओरिएंटेड कंपनी को देखेंगे तो उनका वैल्यूएशन आपको इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट नीचे जा रहा है, तो फिर ये महंगे वैल्यूएशंस आपको इरोड होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि फिलहाल हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स में होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 45 मिनट के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर लोअर हाइज हमें बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। यहीं कहीं हमें स्टॉक स्प्लिट की एक बार न्यूज़ आई थी और रिसेंटली जब रिजल्ट्स आए तो स्टॉक स्प्लिट कंफर्म भी हो गया। उसके बावजूद स्टॉक तो नीचे ही आ रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 32 है, यहाँ पर आपको वीकनेस नजर आती है। तो स्टॉक के सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कहाँ पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सबसे पहला जो यहां पर सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 3350 के आसपास है, जो कि ऑब्वियसली टूट चुका है। मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूं, अगर आपने इस लेवल पे भी खरीदारी की है तो आपने कोई गलत माल नहीं खरीदा, गलत प्राइस पे नहीं खरीदा है। यहां पर एक अच्छा सपोर्ट था, ब्रेकआउट के बाद हमें यहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, एक बाउंस बैक भी हुआ, लेकिन ये लेवल फिर से टूट चुका है। तो नेक्स्ट लेवल अभी कौन सा आएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। छोटे सपोर्ट्स में आपको बाद में दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से 2500 का लेवल है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोचेंगे मैं बहुत ही ज़्यादा बियरिश हूँ, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर आपको यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि इसके बाद आपको एक स्लो मोमेंटम देखने को मिला था। जो मेन यहाँ पर मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कोई खास आपको ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिले। कोई यहाँ पर बीच में ब्रेकआउट आपको सस्टेन भी होता हुआ नज़र नहीं आया था। तो मेन यहाँ पर आपको ये जो बीच का रेंज है, ये कॉन्सोलिडेटेड रेंज हमें पहले भी देखने को मिला था, जो कि अब भी आपको दिखाई पड़ सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 2500 का लेवल मेरे हिसाब से पॉसिबल है। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2500 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है अगर सिचुएशन यहां पर बेटर नहीं होती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो छोटे सपोर्ट्स हैं बीच में कॉन्सोलिडेट जहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको डेली चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है अप्रॉक्सीमेटली 3000 का लेवल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल तो ऑफकोर्स है, लेकिन यहाँ पर पहले कई बार सपोर्ट भी लिया था, रेजिस्टेंस भी लिया था। तो आप देख पाएंगे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरह में यहाँ पर नज़र आता है। कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। तो 3000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर
एक्यूमुलेशन आप करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होता है, जल्दी हो जाता है, जनरली टाइम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी हो जाता है, सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है, कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट आता है कि ये ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा कुछ होता है, तो स्टॉक आपको 3000 से भी रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एज वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 2500 की मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग अच्छी कंपनीज में खरीदारी तो करते हैं, लेकिन जब नीचे जाता है पैनिक सेलिंग कर देते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो पैनिक सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो जाएंगे। और फिलहाल जो गिरावट देखने को मिल रही है, वॉल्यूम सपोर्टेड गिरावट है। वॉल्यूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आते हैं, यहाँ पर भी हाई देखने को मिले थे। और फिलहाल जो गिरावट आपको दिखाई पड़ती है उसमें भी वॉल्यूम्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और ख़ास डिलीवरी भी होती हुई नज़र नहीं आती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको टेक्निकली ध्यान में रखने चाहिए। तो कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमने देखा बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। जनरली QSR में कई सारी कंपनीज है जो कि अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। स्टोर एक्सपांशन बहुत अच्छा है, स्पेशली डोमिनोज का अच्छा है, बाकी जो भी ये मैनेज करते हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा है। शेयर होल्डिंग इनका स्ट्रॉन्ग नजर आता है, रिटेल के पास 6.5-7% का होल्डिंग है, बाकी सब इंस्टीट्यूशन के पास और प्रमोटर के पास है। एनालिस्ट आपको बुलिश नजर आते हैं, ये एक पॉजिटिव है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। 200 दिन का मूविंग एवरेज एक बार सपोर्ट लिया वहां पर, लेकिन वापस रिटर्न आ गया और वो लेवल भी तोड़ दिया है। वैल्यूएशन आपको प्रीमियम नजर आते हैं, ग्रोथ अभी स्लो हो चुकी है, रेवेन्यू तो गिर गया, प्रॉफिट भी 3 साल से आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। FII DII का जो स्टेक है स्लाइटली रेड्यूस हुआ है, कोई बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेक रेड्यूस होता हुआ नजर आता है। प्लेज प्रमोटर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, प्लेज प्रमोटर स्टेक है 0.55% आपको प्लेज नजर आता है। और ये जो डिस्क्लोज नहीं किया, लैक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ SSSG यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, ऐसा सब एनालिस्ट के मन में यहाँ पर डाउट आ रहा है कि भाई अच्छा है तो डिस्क्लोज करना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं किया, ग्लोबली तो किया जाता है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो वीक है, अवॉइड करना बेहतर रहेगा। मिड टर्म के लिए भी एक बार जो वो 200 दिन का मूविंग एवरेज था वहां पर ट्रेड बनता था, लेकिन वो भी तोड़ दिया है, तो मिड टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ग्रेजुअली आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एग्रेसिव बाइंग तभी करनी चाहिए जब बेटर वैल्यूएशन हो जाए या फिर आपको सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आए, तब यहाँ पर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बड़ा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में देने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये एनालिसिस पसंद आती है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।